नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक में अंकित पाठ्य चर्चा पंच पर आज हम आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी जॉब की फाइनल कटिंग करने से पहले उसकी मार्किंग करना बहुत आवश्यक होता है। यदि यह मार्किंग लाइनें ठीक से ना दिख रही हों अथवा मिट जाएं, तो हमारे द्वारा बनाए गए जॉब के गलत होने की पूरी संभावना बनी रहती है। स्क्राइबर अथवा अन्य किसी माध्यम जैसे चॉक इत्यादि से खींची गई लाइनें अस्थायी होती हैं और ये अस्थायी मार्किंग जो होती हैं वो जॉब को बार बार छूने या विभिन्न यांत्रिक क्रियाओं को करते रहने से मिट जाती हैं। और जब हम अपना जॉब की कटिंग करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो ये मार्किंग लाइनों के क्लियर ना होने की वजह से जॉब के गलत बन जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। इस प्रकार की कठिनाई को दूर करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसी ऐसे संसाधन की जिसके द्वारा हम मार्किंग कर सकें और उस प्रकार से मार्किंग कर सकें कि ये मार्किंग लाइनें कार्य करते समय ना मिटे। इसके लिए हमें पंच की जरूरत पड़ी जिससे इन मार्किंग लाइनों को पक्की की जा सके और ये दोबारा ना मिट सके। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, स्लाइड के ऊपर हमने एक पंच का फोटो आपको दिखाया है। ये पंच है, इसके द्वारा जब हम मार्किंग करते हैं तो इससे बनी हुई लाइनें पक्की होती हैं, ये मिटती नहीं है। आइए चलते हैं इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। पंच किसी भी कार्यखंड अथवा जॉब की सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे पंच कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को पंचिंग कहते हैं। पंच के द्वारा कार्यखंड की सतह पर उन बिंदुओं को गहरा किया जाता है जहां पर डिवाइडर द्वारा चाप या वृत्त बनाना होता है अथवा ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग करनी होती है। पंच का मटेरियल, पंच मुख्यतः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील के बनाए जाने का उद्देश्य होता है यह मजबूत होते हैं और क्योंकि कार्बन इस प्रकृति का सबसे हार्ड मटेरियल होता है, सबसे हार्ड पार्टिकल होता है, इसलिए जिस भी इक्विपमेंट में कार्बन मिला होता है वह हार्ड होता है। इसमें हाई कार्बन स्टील का अलग अलग कार्बन परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग स्टील बनाए जाते हैं। तो पंच जो है वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। साइज, जब भी हम मार्केट में कोई भी टूल को खरीदने जाते हैं तो अगर हमें उसकी साइज नहीं मालूम होती है तो हो सकता है कि हम गलत साइज का टूल लेके चले आए और या फिर हमारे कार्य के हिसाब से वो टूल ना ले पाए। तो मार्केट में जाने से पहले हर यूजर्स को यह पता होना चाहिए कि हम जो भी टूल खरीदने जा रहे हैं उसका साइज क्या होता है या कैसे नापा जाता है। मार्केट में कोई भी टूल खरीदने पे सबसे पहले दुकानदार आपसे उसकी साइज पूछता है। तो इसके लिए हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि पंच की साइज उसकी पूरी लंबाई और उसके व्यास से लिया जाता है। जैसे 150 गुणे 12.5 मिलीमीटर का पंच अगर आपको लेना हो तो आप बताएंगे कि हमें 150 मिलीमीटर लंबी और 12.5 मिलीमीटर डाया का पंच चाहिए।
पंच के मुख्य भाग, पंच के मुख्य भाग में आता है हेड। हेड पंच का वह भाग होता है जिस पर हैमर द्वारा चोट मारते हैं। ये सेक्शन आप जैसा चित्र में देख सकते हैं, एक पंच हमने दिखाया है। पंच का यह सेक्शन होता है जिसपे हम हैमरिंग करते हैं, इसी सेक्शन को हम हेड कहते हैं। यह सिरा इसका फ्लैट होता है। दूसरा पार्ट है पॉइंट। पॉइंट जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह सेक्शन पॉइंट होता है। यह बहुत नुकीला होता है। पंच का वह भाग जिसे सेंटर बनाते हैं, उस भाग को पॉइंट कहते हैं। यह भाग बहुत नुकीला होता है और हार्ड व टेम्पर्ड किया गया होता है। इस सेक्शन को पर्टिकुलरली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है, जिससे यह सिरा मुड़े ना और किसी भी जाब में मार्किंग करते समय यह नुकीला बना रहे। इसके लिए इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तीसरा पार्ट है हमारा बॉडी। बॉडी ये आपका यहां से लेकर के यहां तक, यह पूरा सेक्शन जो है इसकी बॉडी में के रूप में जाना जाता है, इसकी बॉडी कहलाती है। यह भाग नर्लिंग किया हुआ होता है और बेलनाकार सिलिंड्रिकल या हेक्सागोनल होता है। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, यह सिलिंड्रिकल बॉडी का आपको पंच दिखाया गया है और इसके बॉडी के ऊपर जगह जगह नर्लिंग प्रोसेस किया जाता है। नर्लिंग प्रोसेस करने का पर्पज होता है, सबसे पहला तो नर्लिंग करने का पर्पज होता है कि किसी भी टूल पे या जब हम नर्लिंग करते हैं तो वह देखने में सुंदर होता है और पकड़ मजबूत रहती है। यानी कि कभी भी हाथ से इसको पकड़ के जब हम पंचिंग करते हैं और अगर यह स्लिप कर जाएगा तो जो यहाँ पे हैमरिंग हम कर रहे हैं वह आपके हाथों पर लग के आपको चोट लग सकता है। इससे बचाने के लिए कि यह हाथों से स्लिप ना करे, पसीने की वजह से इसमें स्लिपरी मोशन ना हो, इसके लिए इसकी बॉडी पे नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है। जैसा कि आप ये देखेंगे, ये खुरदुरा बना होता है, इससे इसकी सुंदरता भी बनी रहती है और पकड़ भी मजबूत रहती है। इसलिए पंच की बॉडी को नर्लिंग ऑपरेशन द्वारा खुरदुरा बना दिया जाता है। पंच के प्रकार, जैसा कि कई प्रकार के कार्य वर्कशॉप में किए जाते हैं और एक ही पंच के द्वारा हम सारे कार्य नहीं कर सकते, इसलिए कार्य के अनुसार कई प्रकार के पंच प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख कुछ आपके सामने लिखे हैं, निम्नलिखित हैं। पहला सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, पिन पंच, ऑटोमेटिक पंच, बेल पंच, सॉलिड पंच, हॉलो पंच या खोखला पंच और लास्ट में आता है ड्रिफ्ट। इन सारे पंच के अलग अलग प्रकार के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। सेंटर पंच। सेंटर पंच, यह पंच डॉट पंच से साइज में बड़ा होता है। इसके पॉइंट एंगल, जैसा कि आपको हाइलाइटर से दिखाया गया है यहाँ पे, इसका जो पॉइंट का एंगल होता है, ये सेक्शन, ये जो है 90 डिग्री रखा जाता है, जिससे ड्रिल का पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। इसका नाम के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि नाम है सेंटर पंच। तो यह कहीं भी जॉब के सेंटर में या किसी भी सेक्शन में आपको अगर ड्रिलिंग करनी है, ड्रिलिंग ऑपरेशन करनी है, तो वहां पे इस पंच का प्रयोग करके सबसे पहले एक छोटा सा गड्ढा बना देते हैं। उसके बाद वहां पे आपका उस जो पॉइंट जो पंच के द्वारा बनाए रहते हैं, उसी पॉइंट पे आपका ड्रिल बिट का जो पॉइंट होता है वो एज ए ग्रुप यूज होता है और वो पकड़ करके वहां से ड्रिलिंग स्टार्ट करता है। अगर हम उसका सेंटर पंच का यूज ना करें तो हमारा जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा होल बनेगा वो अपनी जगह पे न बन के शिफ्टेड कंडीशन में बनने की संभावना बनी रहती है।
इसलिए कभी भी ड्रिल करने से पहले सेंटर पंच के द्वारा पंचिंग किया जाता है। इस पंच की लंबाई 100 मिलीमीटर तथा व्यास 10 मिलीमीटर होता है। इस पंच का उपयोग सुराखों के केंद्रों को लोकेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग केंद्र बिंदु को गहरा करने के लिए भी किया जाता है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि अगर इसके द्वारा पंचिंग ना करके डायरेक्ट अगर हम ड्रिलिंग क्रिया करते हैं तो वो ड्रिलिंग क्रिया जिस लोकेशन पे होनी चाहिए वो लोकेशन पे ना हो करके ड्रिल बिट का पॉइंट स्लिप करके दूसरे लोकेशन पे ड्रिलिंग क्रिया आरंभ कर सकता है, जिससे हमारा जॉब खराब हो सकता है। इसलिए ड्रिलिंग करने से पहले सेंटर पंच की द्वारा पंचिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। अगला पंच है डॉट पंच। यह कास्ट स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी खटभुजाकार होती है। यह तथा पॉइंट, इस पंच का पॉइंट का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, जैसा कि हाइलाइटर से हमने दिखाने की कोशिश किया है। एंगल कम होने से पॉइंट गहरे तथा कम व्यास के बनते हैं। यानी कि इसका जो यह पॉइंट एंगल है, ये यहाँ पे देखिए 60 डिग्री दिखाया गया है। यह पॉइंट जो है सेंटर पंच की तुलना में, क्योंकि यह पतला है तो यह डीप, अधिक गहराई तक मार्किंग का असर दिखाता है। यानी कि इससे बनाए गए जो है पॉइंट गहरे होते हैं तथा कम व्यास के भी बनेंगे, क्योंकि इसका एंगल कम है तो बने हुए जो पॉइंट है वो कम व्यास के बनेंगे। इसका उपयोग स्थायी मार्किंग करने के लिए, विटनेस मार्क लगाने के लिए किया जाता है तथा कभी कभी वृत्त का केंद्र लगाने के लिए भी किया जाता है। प्रिक पंच। प्रिक पंच यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री रखा जाता है। यह पंच कम लंबाई के होते हैं। इसका कोण कम होने से डिवाइडर की नोक को बहुत एक्यूरेट स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए इसका उपयोग सतह पर कर्व खींचने के लिए किया जाता है। इस पंच का प्रयोग हल्की धातु, जिनको या फिर अलौह धातु भी कह सकते हैं, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि अलौह धातुओं पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी क्वेश्चन आता है कि अलौह धातु पर मार्किंग के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं, आंसर आएगा प्रिक पंच का। एल्युमिनियम पे भी कभी कभी पूछा जाता है तो आप ध्यान देंगे प्रिक पंच ही इसका भी आंसर होगा। इस चित्र में आपको प्रिक पंच दिखाया गया है। इसका यह पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। यह पतली सीटों पर मार्किंग करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पिन पंच, जैसा कि नाम से समझ में आता है कि यह किसी जगह पिन की तरह काम करेगा। आइए देखते हैं। इस पंच की नोक पॉइंट नहीं होती, नोक के स्थान पर बेलनाकार होती है। यह देखिए पिन की तरह लंबा, या कहीं भी लंबी सुराखों में जाने के लिए इसकी लंबाई ज्यादा होती है और यह बेलनाकार होती है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। इसकी लंबाई जाप की आवश्यकता को पूरी करती है। इस पंच का प्रयोग मार्किंग के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जाप में फंसी हुई डॉवेल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए किया जाता है। किसी भी जाप में, जैसा कि जानते हैं, डॉवेल पिन या टेपर पिन को डाल करके दो मैचिंग पार्टों के बीच मोशंस को रोका जाता है, और कभी कभी ये डॉवेल पिन या टेपर पिन लंबे समय तक यूज करने की वजह से आपस में कभी कभी टूट जाते हैं, जिनको निकालने की समस्या
बनी रहती है। इसको निकालने के लिए आपको पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। किसी भी होल में मान लीजिए एक शाफ्ट है और इसमें अगर इंटरनली अगर एक शाफ्ट, ये मैं जैसा आपको चित्र से दिखाना चाहूंगा, किसी भी शाफ्ट के अंदर अगर ये शाफ्ट है और यहाँ पे अगर डॉवेल पिन या टेपर पिन लगा है, ये दोनों रोटरी मोशन को रोक रहे हैं, लेकिन किसी वजह से अगर ये यहाँ से क्रैक कर जाता है तो जो इंटरनल पार्ट में ये पिन फंसा होता है, इसको निकालना होता है। इस पिन को निकालने के लिए आपको पिन पंच का प्रयोग करना होता है। यह पंच बाजार में 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर की लंबाई और 3 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर के व्यास में उपलब्ध होते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, अलग अलग साइज के अलग अलग पिन पंच को दिखाया गया है। ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच, इस पंच में पंचिंग के लिए हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि पीछे सारे पंचेज में आपको यहाँ पे हैमर से चोट लगाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस प्रकार के पंच में हैमरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे ऑटोमेटिक पंच कहते हैं। इस पंच में एक खोखली बेलनाकार बॉडी होती है, ये बॉडी होती है, खोखली बेलनाकार होती है, जिसे बाहर से नर्ल किया हुआ होता है। इसके ऊपर एक कमानी युक्त स्प्रिंग कैप होती है। यह जो कैप होती है यह कमानी स्प्रिंग युक्त होती है, इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। इसका यह कैप है और इसके साथ यह स्प्रिंग लगा हुआ है। इसे भी नल किया होता है। इस कैप को नीचे दबाने से कमानी स्प्रिंग एक हैमरिंग मैकेनिज्म रिलीज करती है, जो पंच के निचले पॉइंट पर केंद्र बनाने के लिए आघात करता है। कैप को घुमाकर ऊपर करने से निशान गहरा आता है तथा घुमाकर नीचे करने से निशान कम गहरा आता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस पे 2 स्प्रिंग लगी हुई हैं और यह पूरा पंच का इंटरनल, ऑटोमेटिक पंच का ये पूरा इंटरनल मैकेनिज्म आपको दिखाया गया है। अब ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी वर्किंग को हम अगली स्लाइड में आपको दिखाकर समझाने की कोशिश करेंगे। ये 2-3 स्टेप्स आप यहाँ देख लीजिए। आइए देखते हैं ऑटोमेटिक पंच कैसे काम करता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ से आप हाथ की सहायता से इसको नीचे दबाते हैं और ये स्प्रिंग और इसके साथ पंच के इंटरनल बॉडी ये हॉलो सेक्शन है, इसमें यहाँ भी स्प्रिंग लगा होता है, ये पूरी एक मैकेनिज्म होती है। इस प्रकार से जब हम पंच के ऊपरी सेक्शन को दबाते हैं तो ये मैकेनिज्म काम करता है, और जब दोनों स्प्रिंग दब जाते हैं उसी समय यह हैमरिंग मैकेनिज्म, जैसा कि यहाँ आपको दिखाए थे, हैमरिंग मैकेनिज्म जनरेट करता है, जो बिना हैमर के भी आपको यहाँ इस जाब के ऊपर देखिए, इस जाब के ऊपर यहाँ पे यह एक मार्क बना देता है, एक गड्ढा बना देता है। इस प्रकार से ऑटोमेटिक पंच की मशीन, ऑटोमेटिक पंच कार्य करता है। इसकी क्रियाविधि आपको इस तरह से समझ ज्यादा क्लियर आ सकती है। अब है बेल पंच। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इसका शेप बिल्कुल घंटे के आकार की तरह, मंदिर में जो घंटा होता है उस घंटे के शेप में यह होता है, इसे बेल पंच कहते हैं। इसके सेंटर में देखिए यह एक पंच नुकीला होता है, यह नुकीला पंच का सॉफ्ट, यह नुकीला सेक्शन रहता है और इसका प्रयोग किसी भी गोल जाब के सेंटर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसा कि इसका बाहरी सेक्शन घंटी के आकार का होता है, इसके ठीक सेंटर में एक पंच लगा होता है। यह पंच स्प्रिंग के द्वारा ऊपर उठा रहता है। यह पंच इस बाहर वाले फेस से थोड़ा अंदर रहता है, जैसा आप देख सकते हैं। यह
इतनी थोड़ी गहराई में, यह इतना अंदर रहता है। जब किसी बेलनाकार वस्तु का केंद्र ज्ञात करना होता है, जब किसी सिलिंड्रिकल जाब का केंद्र ज्ञात करना होता है, तो इस पंच को ऐसे लगा करके ये सेक्शन ऐसे यहां से हैमरिंग करते हैं और यह सेंटर में बिल्कुल आ जाता है। किसी बेलनाकार सिलिंड्रिकल जाब का जब केंद्र ज्ञात करना होता तो बेल पंच को ठीक इसके ऊपर लंबवत टिकाते हैं, जैसा कि अभी हम आपको बनाकर समझाने की कोशिश किए हैं, तथा स्प्रिंग पंच को नीचे मारने से केंद्र ज्ञात होता है। यह बेल के आकार का होता है, इंटरनली टेपर्ड होता है, तो यह सेल्फ सेंटर्ड होता है। इसमें कोई भी जाब अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल सेंटर के बीचों बीच रहता है, और इसी बेल के बिल्कुल सेंटर से यह पंच आकर के यहाँ पे हैमरिंग करता है और यह हमारा सेंटर ज्ञात हो जाता है। बेलनाकार वस्तुओं को केंद्र को गहरा करने के लिए बेल पंच का प्रयोग करते हैं। सॉलिड पंच, इस पंच का प्रयोग किसी भी सीट या गर्म लोहे के पीस में आर पार छेद करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा एक ही साइज के छेद करना असंभव होता है। इसका प्रयोग सीट में मेटल या ब्लैक स्मिथ में किया जाता है। छेद करते समय सीट के नीचे पंच के अनुरूप डाई रखनी आवश्यक होती है। जैसा कि ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये टेपर है, जिस भी ये सॉलिड पंच का फिगर आपको दिखाया गया है, इसके नीचे एक डाई, ये बिल्कुल आपका नट के साइज नट की तरह होता है। यहाँ पे आप सीट रखिए और यहाँ से जो है पंचिंग की क्रिया, जब आप हैमरिंग करते हैं तो यहाँ पे होल बनाते हुए यह अपना काम करता है, सीट में होल बना देता है। इस प्रकार सॉलिड पंच अपना काम करता है। हॉलो पंच, यह पंच जैसा चित्र में देखिए, यह पंच इंटरनली खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है तथा सॉफ्ट मेटल्स में बड़े छेद करने के काम आता है। इसके पॉइंट वाले भाग की परिधि को चारों ओर से ग्राइंड करके धारदार बना दिया जाता है। ये इसका पॉइंट वाला सेक्शन है, इसको चारों तरफ से ग्राइंड करके धारदार बनाया जाता है। इसका प्रयोग चमड़े की सीट जैसे बेल्ट, रबड़ की सीट, लेदराइट या गत्ता आदि में सुराख करने के लिए किया जाता है। इसमें कटे हुए स्लॉट से स्क्रैप मटेरियल निकलता है। जैसा कभी लेदर बेल्ट वगैरह में अगर होल बनाना होता है तो आप देखते हैं मार्केट में दुकानदार इसी पंच का प्रयोग करता है, जो इस सेक्शन के बराबर का होल करता है, और होल काटने के बाद जो हमारा स्क्रैप मटेरियल होता है वो यहाँ से बाहर आ जाता है। तो हॉलो पंच का प्रयोग चमड़े की सीट, रबड़ की सीट, गत्ता इत्यादि में सुराख करने के लिए किया जाता है। ड्रिफ्ट पंच, इस पंच की नोक जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कई प्रकार के ड्रिफ्ट पंच इसमें रखे हुए हैं, विभिन्न आकारों और साइज की होती है, विभिन्न साइजेस की होती है। आप देख सकते हैं मोटा कम, यहाँ पे ज्यादा इस 7 पेजेस हैं, थोड़ा ब्लंट होते चले गए। जैसे वर्गाकार, आयताकार, गोल, ये स्क्वायर में भी होती हैं, रेक्टेंगल भी होती हैं और सर्कुलर भी होती हैं, गोल होती हैं, किसी भी अन्य आकार की होती हैं। साथ ही यह नुकीले से नुकीला ना होकर चपटी होती है, फ्लैट, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नोक, इसमें कोई नुकीला सेक्शन नहीं है, यह आगे से फ्लैट होती हैं और फ्लैट होती हैं। इसका प्रयोग किसी पतली चादर में छेद करने या फिर पहले से उसी आकार के बने छेदों को फिनिश करने के लिए किया जाता है। अलग अलग साइज, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग पंच का प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम पंच से संबंधित कुछ उसके प्रश्न और उत्तर जो आपको एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स के लिए मददगार होंगे, जान लेते हैं। इस टूल का प्रयोग स्क्राइपर द्वारा खींची गई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। उत्तर है पंच। सेंटर पंच
का पॉइंट एंगल कितना होता है, जैसा पीछे बताया गया था, यह 90 डिग्री है। डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितने डिग्री पे ग्राइंड होता है, उत्तर है 30 डिग्री। सेंटर पंच किस मेटल का बनाया जाता है, इसका उत्तर है हाई कार्बन स्टील। ड्रिलिंग करने से पूर्व जाप पर सेंटर मार्क करने के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है, जैसा कि पीछे भी मैंने बताया था कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के नोक को फंसने के लिए, स्थान पोजिशनिंग लेने के लिए आपको सेंटर पंच का प्रयोग करना चाहिए। इसका उत्तर है सेंटर पंच। हॉलो पंच का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, उत्तर है पतली शीटों में से वाशर काटने के लिए। वह कौन सा पंच है जिसके द्वारा पंचिंग करते समय हैमर की चोट की आवश्यकता नहीं होती है, पीछे स्लाइड में आपको हमने समझाने की कोशिश किया था, यह है ऑटोमेटिक पंच। ड्रिलिंग करने से पूर्व जाप पर सेंटर मार्क करने के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है, उत्तर है सेंटर पंच। एल्युमिनियम के बने जाप पर मार्किंग लाइन कौन से पंच से पक्की की जाती है, जैसा कि बताया था अलौह धातु आया, इसके लिए उत्तर आएगा प्रिक पंच। पिन पंच का प्रयोग कब करते हैं, डबल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए। लौह धातु के बने जाप पर मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं, उत्तर है डॉट पंच का। पतली शीटों में गोलाकार सुराख करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है, सॉलिड पंच। और गत्ता चमड़ा कैनवास की शीटों में गोलाकार सुराख करने के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर है हॉलो पंच। धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया आज का पाठ्य चर्चा आपको भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।